हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोनोट्रिल एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा एनीमिया है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है। एनीमिया हर जगह पूछा जाता है। आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में आपसे एनीमिया पूछेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया पूछ सकते हैं। कौन सी एनीमिया बहुत बेसिक है, कौन सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है वुमेन्स के अंदर, या फिर ज़्यादातर वुमेन्स के ही अंदर पाया जाता है एनीमिया, खून की कमी। एंड हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। हम एनीमिया की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं एंड उसकी क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि एनीमिया को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एनीमिया कॉजेज क्या हैं, एनीमिया क्या क्या कॉज करता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। एनीमिया जब होता है किसी को, वुमेन को, तो वो किस तरह से सिम्टम्स पता चलता है कि उसको एनीमिया हुआ है। लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीमिया। लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीमिया में हम पढ़ेंगे कि लैब के अंदर जो हमारी लैब है, जहाँ पर टेस्टिंग होती है, जहाँ पर ये पता लगाया जाता है कि कोई जो पीपल है जो वो कितना ज़्यादा उसके बॉडी के अंदर नॉर्मल वैल्यू है या हायर वैल्यू है। ठीक है, एनीमिया की, ब्लड की। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है एनीमिया का, एंड इसे किस तरह से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। एनीमिया इज अ मेजर किलर इन इंडिया। बहुत बेसिक सी बात है कि जो एनीमिया है मेजर किलर है हमारी इंडिया के अंदर, क्योंकि हर एक वुमेन को एनीमिया है यहाँ। स्टैटिस्टिक्स रिवेल दैट एवरी सेकेंड्स इंडियन वुमेन इज एनीमिक। ओके, एनीमिक यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ किया गया है एवरी वुमेन के लिए? क्योंकि अगर हर एक वुमेन क्या है, उनका एक पीरियड चलता है, उनका मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, जिसकी वजह से उनके अंदर खून वैसे भी लॉस होता रहता है, ब्लड लॉस होता रहता है, और वो काफ़ी वीक भी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर खून की कमी होती है। वो काफ़ी घरेलू काम करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें थकान रहती है, हमेशा थकान महसूस होती है, वो खुद को वीक महसूस करती हैं। तो अगर हम देखें तो मतलब जितने भी इंडिया में ज़्यादातर जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादातर एनीमिक ही होती हैं। ठीक है, जिनके अंदर खून की कमी होती है। 1 इज एवरी 5 मैटरनल डेथ इज डायरेक्टली ड्यू टू एनीमिया। ओके, जो मैटरनल डेथ होता है, किसी किसी केस में क्या होता है, जब वुमेन्स के अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो मैटरनल में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है खून की कमी के कारण, जस्ट एनीमिया की वजह से। इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? एनीमिया इज अ डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट। डिक्रीज मतलब घट जाना। जब एनीमिया के केस में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल काउंट होता है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। हीमोग्लोबिन वैल्यूज रिजल्टिंग इन अ लोअर एबिलिटी फॉर द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। ओके, जो हीमोग्लोबिन है हमारा, जो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, वो क्या करता है, उसकी एबिलिटी जो है ऑक्सीजन कैरी करने की वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी काउंट कम हो जाता है, वो डिसफंक्शन हो जाता है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, और क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया को अगर हम क्लासीफाई करें तो आप देख सकते हैं, एन यानी विदाउट, ईमिया ब्लड, विदाउट ब्लड। जो बॉडी एनीमिक है वो क्या है, विदाउट ब्लड, यानी उनके अंदर ब्लड की कमी है। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमियाज मीन्स बहुत सारी एनीमिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज में क्या क्या आता है हमारा? ब्लड लॉस आता है, इनएडुकेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स आता है, एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स आता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, क्या क्या कॉज होता है एनीमिया के अंदर? ब्लड लॉस होने पे एनीमिया हो जाता है। इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स, मतलब जो नॉर्मल ब्लड सेल्स है उसकी प्रोडक्शन कम होती है, तो इसकी वजह से भी एनीमिया होता है। एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स, एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन होता है ब्लड सेल्स के ऊपर, तो वो होता है एनीमिक हो जाते हैं पेशेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक आता है। इसमें क्या होता है, आरबीसीज के साइज होते हैं। नॉर्मोसाइटिक में जो आरबीसी का साइज होगा नॉर्मल होगा। माइक्रोसाइटिक में, माइक्रो मतलब स्मॉल, जो आरबीसी का साइज है वो स्मॉल हो जाएगा। मैक्रोसाइटिक में आरबीसी का साइज लार्ज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस केस में क्या होता है कि जब हम कोई टेस्टिंग करते हैं लैब के अंदर, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जो लैब के अंदर टेस्टिंग होती है बेसिकली वो यही देखने के लिए होती है कि जो उसका मॉर्फोलॉजी है आरबीसी का, वो कहीं
बढ़ा तो नहीं है या घटा तो नहीं है या उसका मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज तो नहीं हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा है और वो टिश्यू तक नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है टिश्यू भी अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे, सेल्स अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे और हीमोग्लोबिन और आरबीसी भी अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है पेशेंट को, जो पीपल है उसको एनीमिया हो रहा है, जो वुमेन है उसको एनीमिया कॉज हो रहा है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ एनीमिया के अंदर मैं आपको बहुत सारी एनीमिया के बारे में बताने वाली हूँ, उनको डिफाइन करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। एनीमिया टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है अगर आप सुनना चाहें तो। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एनीमिया, सबसे पहले आता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आजकल बहुत आम है, क्योंकि आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं, बेसिकली क्या है, जो फीमेल्स होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर आयरन की कमी होती है, क्योंकि बचपन से ही अगर उन्हें आयरन की टैबलेट्स दी जाए तो उनके अंदर वो क्या होता है, आयरन रिकवर हो जाता है और आयरन क्या होता है उनकी बॉडी में बनता है। ठीक है। उसकी वजह से बैलेंस बना रहता है। अगर बेसिकली कहा जाता है कि आयरन की टैबलेट से किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, तो इस केस में क्या करते हैं, आयरन की टैबलेट्स को काफ़ी ज़्यादा दिनों पे दे जाती है, यानी उनका गैप बढ़ा दिया जाता है। यानी अगर वो वन डे छोड़कर दूसरे दिन ले रहे हैं तो उनका गैप ज़्यादा कर दिया जाता है, 3 to 4 डेज बाद लेनी है, क्योंकि हमें आयरन की टैबलेट लेने से पहले हैवी डाइट लेनी होती है। अगर आपने हैवी डाइट नहीं ली है तो आयरन की टैबलेट आपको असर नहीं करेगी और वो क्या करेगी, आपको उल्टा कॉज हानि पहुंचा सकती है। ठीक है। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में आयरन लॉस हो जाता है। ठीक है। जो वुमेन्स है, बेसिकली क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है और जो ग्रोइंग फीटस के टाइम पे होता है, इसका रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है इसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का उस टाइम पर। सो क्या होता है, फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। अब आता है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक से फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं, इसमें क्या होता है, जब लेस इनटेक ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, जब हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो रहा है। और इस केस में क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में जो रेड बोन मैरो है हमारा, एबनॉर्मल आरबीसीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। फ्रेंड्स, अगर हमारा रेड बोन मैरो एबनॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन कर रही है तो इसमें क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, जो ड्रग होता है, कैंसर ड्रग होता है, इस केस में इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होगा हमारी बॉडी के अंदर और क्या होगा, एबनॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। अब आता है पर्नीशियस एनीमिया। आपने पर्नीशियस एनीमिया तो सुना ही होगा। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, जब विटामिन B12 जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी उसमें से जो विटामिन है उसे अब्जॉर्ब कर ले, लेकिन हमारी बॉडी अगर विटामिन B12 को ही एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो वो हमारे लिए क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा। ठीक है। तो अगर जो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरत है, जिसकी वजह से कोई एनीमिया कॉज हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया के केस में क्या होगा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वर्क नहीं करेगा और वो विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो क्या कॉज होगा, पर्नीशियस एनीमिया कॉज होगा। ठीक है। होमोरेजिक एनीमिया। होमोरेजिक एनीमिया से क्या समझते हैं फ्रेंड्स, एक्सेसिव लॉस ऑफ आरबीसीज थ्रू ब्लीडिंग, स्टमक अल्नस एंड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। जब आरबीसी एक्सेसिव अमाउंट में लॉस हो रही है, ठीक है, ये किस केस में हो सकता है फ्रेंड्स, कहीं इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, इसमें क्या हो सकता है, हेमोरेजिक एनीमिया कॉज हो सकता है। सो हेमोरेजिक एनीमिया में हम कह सकते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट एंड क्या है हमारा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर हैवी लॉस ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हेमोरेजिक एनीमिया कॉज हो रहा है। बेसिकली जो ये एनीमिया है एक दूसरे से कनेक्टेड है। बेसिकली जिस केस में ज़्यादा ब्लड लॉस होगा उस केस में ही एनीमियाज कॉज होते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। हेमोलाइटिक एनीमिया जिसमें थैलासीमिया एनीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है। हेमोलाइटिक एनीमिया में फ्रेंड्स क्या है, हमारा आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है। आरबीसी आपने देखा होगा, हमारी आरबीसी बायोकनकेव शेप की होती है। इसकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो क्या होती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर मतलब टूट जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, यानी हीमोलाइसिस, उसका टूट जाना, आरबीसी इसका टूट जाना, दैट इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं हम, हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। अब आता है हमारा थैलासीमिया एनीमिया। थैलासीमिया आपने सुना होगा फ्रेंड्स, बेसिकली क्या होता है, हॉस्पिटल्स में थैलासीमिया पेशेंट आते हैं, थैलासीमिया बच्चे आते हैं। ठीक है, थैलासीमिया बच्चे आते हैं। और इसमें क्या होता है, थैलासीमिया के केस में लेस सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ही सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो आरबीसी कहाँ से बनेगा, आरबीसी नहीं बनता थैलासीमिया पेशेंट के अंदर। जो थैलासीमिया पेशेंट होते हैं उन्हें मंथली वीकली 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 ब्लड चाहिए होता है, उनको चढ़ाना होता है, वीकली ब्लड चढ़ता है उनको। ठीक है, वो उसी पे जिंदा होते हैं, वरना उनकी उम्र बहुत कम होती है। थैलेसीमिया पेशेंट क्या होते हैं, वो ब्लड नहीं बना पाते, उनकी रेड बैन जो बोन मैरो होती है वो ब्लड प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको थैलासीमिया कॉज होता है, थैलासीमिया एनीमिया होता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है हमारा, ये क्या होता है, मून शेप का हो जाता है। आप ये नॉर्मल आरबीसी देख सकते हो। ठीक है, अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, ये जो आरबीसी होगी वो मून शेप की हो जाएगी। ये देख रहे हैं, आधे आधे मून शेप की हो जाएगी, ये है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है फ्रेंड्स, सो सिकल सेल एनीमिया जो है एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, जिसमें क्या, इसके केस में क्या होता है, जो आरबीसी का साइज है वो सिकल शेप में हो जाता है, यानी हाफ मून शेप में। अब आता है हमारा लास्ट जो हमारा एनीमिया है, वो है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है हमारा, जो हमारा रेड बोन मैरो है वो डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब उसका जो बैलेंस है, जैसे कोई भी आरबीसी उससे प्रोडक्शन करना है, डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन करना है, वो इम्बैलेंस हो गया, उसको नहीं पता कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इमेच्योर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये टॉक्सिन्स भी कॉज कर सकता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, एप्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, रिस्क फैक्टर में हम लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके केस में एनीमिया हो सकता है। हैवी ब्लड लॉस, यानी किसी वजह से बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुका है, निकल चुका है, लॉस हो चुका है, जिस केस में भी रिस्क फैक्टर बढ़ सकते हैं, एनीमिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। कॉजेज ऑफ एनीमिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज क्या है एनीमिया के। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है एनीमिया की, क्या क्या उसकी कॉजेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के केस में भी क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है। ग्रोइंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, जब चिल्ड्रन और इन्फेंट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, उस केस में भी क्या होता है, जब डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम पे भी क्या होता है, हैवी ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। इंक्रीज्ड लॉस, यानी काफ़ी ज़्यादा लॉस, इंट्रावस्कुलर हेमोलाइटिक एनीमिया, अगर बस वेसल्स में इंट्रावस्कुलर कहीं इंजरी हुई है किसी एक्सीडेंट के केस में, किसी भी केस में, तो उस केस में क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। रेगुलर ब्लड डोनर, अगर पेशेंट क्या हो, रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से भी उसको एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ब्लड हम जब डोनेट करते हैं आफ्टर 3 मंथ करते हैं। अगर आपने 3 मंथ से पहले कोई डोनेशन की है, उसके बाद आप कितने महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद ही डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि उतना ब्लड बनने में 350 to 450 ml ब्लड बनने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। 1 to 2 ml की बात नहीं है यहाँ पे, 350 to 450 ml की बात है। ठीक है, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन है, मैंने आपको बताया कि अगर मैंने आपको अभी बताया कि जो विटामिन B12 और जो आयरन है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, जो हमारा पर्निशियस एनीमिया है। मेडिकेशंस, कोई भी मेडिसिन वगैरह ले रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया कॉज हो जाता है। सिम्टम्स, सो फ्रेंड्स बेसिक्स है हमारा, सिम्टम्स जो है काफ़ी कॉमन सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। सो इजी फटीग, ऐसे फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, ऐसे फटीग, फटीग का मतलब आप समझ रहे हैं, फटीग का मतलब होता है बॉडी पेन, बॉडी में अगर पेन हो रहा है,
एनर्जी लूज हो रही है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो उस केस में भी क्या होता है, ब्लड की कमी होती है, जिसकी वजह से एनीमिया के लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है। यूजुअली रैपिड हार्ट बीट पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज। ओके, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जबकि हमने कुछ एक्सरसाइज किया ही नहीं होता है। तो इस केस में भी क्या होता है, एनीमिया होने के चांसेस हमें दिख जाते हैं, लक्षण दिख जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड हेडेक पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमारे सर दर्द भी होता है। इस केस में भी हमें कमज़ोरी महसूस होती है, तो इस केस में भी क्या होता है, एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। पेल स्किन, हमारे स्किन का पेल हो जाना, चेस्ट पेन होता है, स्टूल का कलर, जो स्टूल कलर होता है वो चेंज हो जाता है। स्प्लीन, स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाती है और मस्कुलर वीकनेस होता है। फ्रेंड्स, जब आपको फटीग होगा, बॉडी पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, हेडेक होगा, तो आपको मस्कुलर वीकनेस तो होगी ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, पॉपुलेशन इज डिफाइंड बाय क्वांटिटेटिव पार्टनर्स। जो हमारा क्वांटिटेटिव है, जो टेस्ट है, वो है वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल। ठीक है, पीसीवी पढ़ा है ना, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये वही है। जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं ट्यूब में लेकर, तो ये टेस्टिंग होती है। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन चेक करते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है ब्लड के अंदर, वो कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। ठीक है। जो रेड सेल कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, रेड ब्लड सेल्स कितनी परसेंटेज है, कितना वॉल्यूम है बॉडी के अंदर, हम वो भी चेक करते हैं। अब आता है क्वालिटेटिव, वो तो हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव, एक क्वांटिटी में। अब आता है क्वालिटेटिव, इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, वैल्यू में क्या क्या आएगी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये है हमारा MCV, MCH, MCHC। ये तीनों जो हैं हमारे CBC के अंदर कवर हैं। CBC का मतलब क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लैब के अंदर हम बेसिकली CBC परफॉर्म करते हैं, और ये हमारा जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, ये उसके अंदर कवर होता है। सो बेसिकली डिफरेंशियल काउंट भी आते हैं CBC के अंदर, TLC, DLC आता है डिफरेंशियल काउंट के अंदर, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये आते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज आती है, अगर एबनॉर्मल है तो कम आएगी, नॉर्मल है तो नॉर्मल ही आएगी, अगर हाइयर है तो हाइयर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब इसका आता है ट्रीटमेंट। सो फ्रेंड्स, जो इसका ट्रीटमेंट है एनीमिया का, ये ज़्यादा इजी नहीं है, ये भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एनीमिया के केस में क्या है कि किसी चीज़ की कमी है बॉडी के अंदर, उसे पूरा करने के लिए हमें बाहर से कुछ लेना है। ठीक है, तो कितनी अमाउंट में लें, कितना बॉडी को इफेक्ट करेगा, कब कब लेना है, इस चीज़ का डिसीजन सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो एनीमिया विल करेक्ट with 2 to 4 months if appropriate iron doses are administered and underlying causes of iron deficiency is corrected. सो फ्रेंड्स, क्या हो सकता है एनीमिया के केस में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में, अगर आयरन का लॉस हो रहा है तो हम 2 to 4 मंथ के अंदर उसको आयरन का डोज लेके उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओरल आयरन प्रिपरेशंस में कॉज नोजिया। जब हम ओरली इंटेक करते हैं, ऐसे ही हम क्या करते हैं, टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नोजिया हो सकता है, नाक बह सकती है, वोमिटिंग आ सकती है, डायपेसिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एंड डार्क स्टूल हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से ले रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जो स्कूल्स में जो आयरन की टैबलेट्स मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी किसी के स्टमक पेन होता है, किसी किसी को वोमिटिंग आ जाती है, डायरिया हो जाता है, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, जब वो ज़्यादा टैबलेट्स लेते हैं, हैवी डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से होता है। क्योंकि अगर आप जब भी आयरन की टैबलेट्स खा रहे हो तो आप पहले हैवी डाइट लें, उसके बाद ही आयरन की टैबलेट्स लें। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और आपकी जो आयरन की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। Strategies of the minimize these effect include start at a lower dose and increase gradually over 4 to 5 days. ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जब आप कोई डोज लेते हैं, आप हैवी डोज ना लें, पहले आप कम लें, लोअर डोज से स्टार्ट करें हायर डोज में, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप एक डोज अभी ले रहे हैं तो आप 4 to 5 डेज बाद दूसरा डोज लें, इससे क्या होगा, आप उसे अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, गिविंग डिवाइडेड डोजेज ऑफ द लोवेस्ट इफेक्ट डोजेज और टेकिंग सप्लीमेंट विद मील्स। ओके, जो भी डोज ले रहे हैं आप,
जो मील्स के साथ, आप खाना खाने के बाद ही लें, क्योंकि ये जो डोज होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं। ये आपकी बॉडी को इतनी बुरी तरह इफेक्ट कर सकते हैं कि आप और बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लेना है आपको, अच्छे से लेना है। ये आपकी ट्रीटमेंट हो गई। इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एनीमिया को? आप हरी सब्जियां खाएं, अच्छे से अपना ध्यान रखें, ओबेसिटी को कम करें जितना हो सके आप स्वस्थ रहने की कोशिश करें, हरी सब्जियां खाएं, पालक वगैरह ज़्यादा खाएं, जिससे जंक फूड ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि आजकल मोमोज वगैरह सब बहुत खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन क्या होता है, हमें हरी सब्जियां भी खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जंक फूड खा भी रहे हैं तो महीने में एक बार खाइए, सप्ताह में एक बार खाइए, आप रोज़ रोज़ मत खाइए। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को हार्म होता है, उससे कोई आपको फ़ायदा या बेनिफिट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज का हमारा एनीमिया चैप्टर जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो एनीमिया के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लिख दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है बोन मैरो एस्पिरेशन कलेक्शन कैसे करते हैं, बोन मैरो से कैसे कलेक्ट किया जाता है सैंपल, मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। सो ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।